बात है 17 अप्रैल 1897 की। 17 अप्रैल 1897 को टेक्सास के ऑरोरा सिटी के एक रैंच में विंडमिल के ऊपर एक अज्ञात उड़ती वस्तु देखी गई, जिसे हम यूएफओ मतलब अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। काफ़ी समय बीत चुका था। वो यूएफओ फालतू में ही उस विंडमिल के ऊपर मंडरा रहा था। कुछ समय बाद उस ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार की खराबी आने के कारण वो ऑब्जेक्ट हवा में ही लड़खड़ाने लगा। वो ऑब्जेक्ट हवा में लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक विंडमिल से टकराया और नीचे गिर गया। जिस जगह पर वो ऑब्जेक्ट गिरा वो जगह जज जेएस प्रॉक्टर की थी और वह विंडमिल की प्रॉपर्टी भी जज जेएस प्रॉक्टर की ही थी। उस घटना के 2 दिन बाद जब उस जगह का इन्वेस्टिगेशन किया गया और जज जेएस प्रॉक्टर से उस घटना के बारे में कुछ पूछताछ की गई कि क्या आप उस घटना के बारे में कुछ जानते हो, तो जज जेएस प्रॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि मैं उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और फिर उस घटना के 2 दिन बाद ही उस घटना को डेलास मॉर्निंग न्यूज़ के द्वारा कवर किया गया। डेलास मॉर्निंग न्यूज़ की तरफ से उस हादसे को एसी हेडन ने सबके सामने डिस्क्राइब किया। एसी हेडन ने उस न्यूज़ में कहा कि 2 दिन पहले एक अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विंडमिल से टकराया और जज जेएस प्रॉक्टर की प्रॉपर्टी में जाकर गिरा, और कहा कि ना ही तो उस ऑब्जेक्ट का मलबा उस दुनिया का था और ना ही तो उस ऑब्जेक्ट का संचालक मीन्स ऑपरेटर इस दुनिया का था। मतलब वो एक एलियन था। एलियन मतलब ये नहीं कि जो इस शेप और साइज के दिखाई देते हैं। एलियन मतलब वो कि जो इस दुनिया से एग्जिस्ट न करते हुए किसी और प्लेनेट से एग्जिस्ट करते हैं, उसे एलियन कहा जाता है। उस समय में एक आर्मी सिग्नल सर्विस ऑफिसर थे जिनका नाम था टीजे विम्स। उनका कहना था कि वो ऑब्जेक्ट हवा में सर्वाइव नहीं कर पाया, इस कारण से वो ऑब्जेक्ट विंडमिल से टकराया और नीचे गिर गया, जज जेएस प्रॉक्टर की प्रॉपर्टी में जाकर गिर गया। और हेडेन का कहना था कि उस ऑब्जेक्ट का संचालक मीन्स ऑपरेटर उस एक्सीडेंट के चलते मारा गया, इसलिए उसे विलियम रजल टेबोर के सहारे से क्रिश्चियन राइट्स के साथ उसे टेक्सास के ऑरोरा सिमेट्री में दफनाया गया। हेडन ने ऐसी सारी बातें न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी लोगों को काफ़ी आसानी से बता दी। और तो और उस सिमेट्री के जिस जगह पर उसे दफनाया गया वहाँ एक टेक्सास हिस्टोरिकल कमीशन मार्कर भी सबूत के तौर पर रखा गया। लगभग इस घटना के 37 साल बाद जब जज जेएस प्रॉक्टर की प्रॉपर्टी मिस्टर ब्रॉली ओट्स ने खरीद ली, तब उस जगह को खरीदने में मिस्टर ब्रॉली ओट्स को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी सारी समस्याएं आ रही थी। और उन सारी समस्याओं में से एक वो हादसा भी था। जब ये सारी बातें ब्रॉली ओट्स को पता चली, तब से ब्रॉली ओट्स ने उस जगह के रहस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया। उस समय में प्रॉक्टर की प्रॉपर्टी में एक कुआं भी था और उस कुएं में उस ऑब्जेक्ट के मलबे को फेंका गया था। ब्रॉली ओट्स ने अपने काम के लिए उस कुएं को साफ करने के बारे में सोचा, लेकिन ब्रॉली ओट्स उस कुएं को काफ़ी हद तक साफ कर चुका था, लेकिन वो कुआं साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस मलबे की वजह से वो पानी इतना गंदा और दूषित हो गया था कि उसे किसी भी कार्य में लाना नामुमकिन सा था। इसलिए ब्रॉली ओट्स ने कुछ लोगों की सहायता से कंक्रीट की मदद से उस कुएं को हमेशा के लिए सील यानी कि बंद करवा दिया। काफ़ी साल बीत चुके। काफ़ी सालों बाद 1980 के टाइम मैगजीन के इंटरव्यू के आधार पर एक अरोरा का 86 वर्ष का निवासी था जिसने दावा किया था कि हेडन को पूरी सच्चाई पता है। अब हेडन कौन? जिसने डेलास मॉर्निंग न्यूज़ के द्वारा उस न्यूज़ को कवर किया था। उस 86 वर्षीय अरोरा निवासी ने दावा किया था कि हेडन को उस हादसे के बारे में पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन उसने उस हादसे को सभी लोगों के सामने मजाक मजाक में डिस्क्राइब किया। अरोरा के और भी कुछ लोग थे जिन्हें इस हादसे के बारे में काफ़ी कुछ पता था, इसलिए उन लोगों को इस हादसे से दूर किया जा रहा था, बिकॉज इस हादसे के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। इसलिए हेडन ने इस हादसे को सभी लोगों के सामने मजाक मजाक में डिस्क्राइब किया। और तो और अरोरा के कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि जज जेएस प्रॉक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी पे कभी विंडमिल की स्थापना की ही नहीं। ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन हम कुछ समय पीछे जाकर देखते हैं जब वो हादसा हुआ। जब प्रॉक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी पे कभी विंडमिल की स्थापना की ही नहीं, तो वो अज्ञात वस्तु विंडमिल से टकराई कैसे, और उस ऑब्जेक्ट का ऑपरेटर मारा कैसे गया, और उसे सिमेट्री में क्यों दफनाया, और उस ऑब्जेक्ट के मलबे को कुएं में क्यों फेंका गया। इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। उसके बाद 1998 में डेलास के KDFW फॉक्स फॉर टिविटेशन की तरफ से इस हादसे के बारे में एक लंबी रिपोर्ट
प्रसारित की गई KDFW फॉक्स पर टीवी स्टेशन को छोड़कर और भी एक दो टीवी स्टेशन के माध्यम से इस न्यूज़ के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन इस न्यूज़ के माध्यम से किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिल पाया और इसके बाद इस हादसे के बारे में सारी बातचीत बंद हो गई। फिर एक और बार 19 दिसंबर 2005 में UFO मीन्स अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की फाइलें जांची गई। तब पता चला कि ठीक उस हादसे की तरह एक हादसा 1947 में रोजेल में भी हुआ था और यह हादसा अरोरा इंसिडेंट के ठीक 50 साल बाद हुआ था। जब 19 दिसंबर 2005 को इन घटनाओं की फाइलें जांची गई, उस समय पता चला कि 1897 को जब वो हादसा हुआ था तब अरोरा में दो अलग अलग परिवार रहते थे, जहाँ एक तरफ एक मैरी इवांस नाम की 15 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स रहते थे और उसकी दूसरी तरफ एक चार्ली स्टेफन्स नाम की 10 साल की लड़की रहती थी। और इन दोनों परिवारों को इस हादसे के बारे में बाकी लोगों के मुकाबले सबसे ज़्यादा जानकारी पता थी, क्योंकि इन दोनों परिवारों ने इस हादसे को, इस घटना को सबसे पहले और काफ़ी पास से ऑब्जर्व किया था। MUFON मतलब म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क की तरफ से जब इन दोनों गवाहों से जानकारी ली गई तो चार्ली स्टेफन्स ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तब मैंने इसे दूर से और काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया और इस हादसे में जो एयरशिप घायल हुई थी उससे निकलने वाला धुआं अरोरा की नॉर्थ की ओर जा रहा था। और उसकी दूसरी ओर मैरी इवांस ने कहा कि मेरे मना करने के बावजूद मेरे पेरेंट्स उस हादसे वाली जगह पर गए और वहाँ उन्होंने एक अननोन बॉडी को देखा जो कि इस दुनिया की नहीं थी और वहाँ से सही सलामत वापस आ गए। फिर उसके बाद उसके अगले दिन मेरे पेरेंट्स वहाँ पे वापस से गए और वहाँ पे उन्होंने एक अननोन ऑब्जेक्ट के मलबे को देखा और वो मलबा भी इस दुनिया का नहीं था। अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए हमें कुछ साल पीछे वापस जाना पड़ेगा। जब उस अननोन ऑब्जेक्ट के ऑपरेटर को अरोरा के सिमेंट्री में दफनाया गया तब उस ऑपरेटर के साथ एक मशीन को भी रखा गया। वो इसलिए बिकॉज उस ग्रेव में किसी प्रकार की हलचल होती है या नहीं वो मेटल डिटेक्टर की सहायता से पता चले। कुछ दिन बाद जब MUFON की तरफ से जब सिमेंट्री के एसोसिएशन से उस ग्रेव को चेक करने की परमिशन मांगी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन काफ़ी दिनों बाद उन्हें परमिशन मिली गई। जब उस ग्रेव को मेटल डिटेक्टर की सहायता से चेक किया गया तब वो ग्रेव वहाँ से गायब हो चुकी थी, वो भी एक रहस्यमय तरीके से। और उस जगह पर किसी ने एक 3 इंच का पाइप प्लेस कर दिया था, 3 इंच का पाइप रख दिया था ताकि मेटल डिटेक्टर की सहायता से यहाँ पर होने वाले काम के बारे में किसी को पता ना चले। मतलब उस ऑपरेटर की बॉडी को रिसर्च के लिए ले जाया गया और मे भी ये भी हो सकता है कि उस ऑपरेटर की बॉडी को दफनाया ही ना गया हो। और जो मैंने पहले आपको बताया था कि प्रॉक्टर की प्रॉपर्टी पर कभी विंडमिल की स्थापना हुई नहीं, तो वो अननोन ऑब्जेक्ट विंडमिल से टकराया कैसे। उस समय में एक आर्मी सिग्नल सर्विस ऑफिसर थे जिनका नाम था TG वेम्स। उनका कहना था कि वो ऑब्जेक्ट हवा में सर्वाइव नहीं कर पाया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, जस्ट प्रॉक्टर की प्रॉपर्टी में जाकर गिर गया, ना कि विंडमिल से टकराया। और जहाँ उस अननोन ऑब्जेक्ट का मलबा कुएं में डालने की बात है तो वो मलबा उस कुएं में डाला ही नहीं गया। मे भी उस मलबे को भी रिसर्च के लिए ले जाया गया और उस कुएं में अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम को डाला गया क्योंकि वहाँ पर होने वाले काम के बारे में किसी को पता ना चले। और तो और इस काम में ब्रॉली ओट्स का भी हाथ था। ब्रॉली ओट्स ने ही कुएं में एल्यूमिनियम डालने का काम किया था और ब्रॉली ओट्स सभी लोगों को ये बता रहा था कि मैं उस कुएं को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ होती है ये कहानी ख़त्म। और इस हादसे के बाद इससे मिलती जुलती काफ़ी सारी मूवीज़ भी आने लगी। इस हादसे से मिलती जुलती एक मूवी का नाम है UFO हंटर्स। मे बी आप इस मूवी को देखोगे तो आपको यहाँ पर होने वाले काम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इस हादसे के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। Thanks for watching this video. See you in the next video.